Hello students, welcome again on my YouTube channel Maths Hacker पीयूष सर। तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था अपना, ठीक है। 3.1 जो अपनी एक्सरसाइज है वो हमने कल कंप्लीट की थी। तो हमने कल डिस्कस किया था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने देखा कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस पेयर की वो ये होती है। तो अपना जो रैखिक समीकरण युग्म है वो ऐसा होता है। अभी हम अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है। एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक रेखा को निरूपित करता है कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ऐसे ही इसका भी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा प्राप्त होगी। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन हैं, वो किस किस फॉर्म में हो सकती हैं इसकी हमने कल चर्चा की थी। समांतर पैरेलल हो सकती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती हैं, और संपाती रेखाएं हो सकती हैं, कोइंसिडेंट लाइन हो सकती हैं, ठीक है। अब ऐसा कब होगा? तो बिना कोई ग्राफ बनाए हम कैसे बताएं? तो देखो, यहाँ जो कोफिशिएंट हैं, जो कांस्टेंट राशियाँ हैं a1, b1, c1, a2, b2, c2, इनके बेस पे हम ये सब बताएंगे। तो देखो, a1, a2 ये x के कोफिशिएंट हो गए, b1, b2 ये y के कोफिशिएंट हो गए, c1, c2 ये कांस्टेंट हो गए, अचर पद हो गए। हम क्या करेंगे, इनका रेशियो लेंगे, इनका अनुपात लेंगे। अब ये 3 वैल्यू हो गई अपने पास, ठीक है। अब ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, इसके बेस पर हम यह सब बता पाएंगे। अब कैसे कैसे क्या होगा इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर हम देखते हैं रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। गुणांकों का अनुपात, गुणांकों का अनुपात। एक हम इसके टेबल बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण, ठीक है ना। ये जो लाइंस होंगी वो किस टाइप की लाइंस होंगी, और उसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन, अलजेब्रिक सॉल्यूशन। बीजगणितीय हल, ठीक है। अब देखो, सपोज दैट ये जो दोनों क्वांटिटी हैं ये दोनों इक्वल हो जाएं, a1 अपॉन a2 इक्वल है, इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, या फिर a1 अपॉन a2 है वो इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के। अपने पास ये दो संभावनाएं हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब देखो, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तब हमें तीसरे की बात ही नहीं करनी, ओके। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम इस थर्ड क्वांटिटी को लेंगे। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इस थर्ड क्वांटिटी के क्या होगी, इट में बी इक्वल हो और इक्वल नहीं हो, यानी ये इसके इक्वल हो भी सकती है और इसके इक्वल नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ
ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, A1/A2 इक्वल है B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ठीक है। अब देखो, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो जब हम इनकी लाइन ड्रॉ करेंगे, रेखाएं खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यानी कुछ इस प्रकार का सिस्टम हो जाएगा अपना। तो यहाँ जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, सिंगल पॉइंट होगा। तो इसका जो हल होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ये तीनों ही रेशियो इक्वल हैं। जब तीनों रेशियो इक्वल हैं तो ये कंडीशन आएगी, दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, जिसको हम बोलते हैं संपाती, कोइंसिडेंट संपाती रेखाएं। कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखो, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं तो यहाँ कॉमन पॉइंट कितने हैं, बहुत सारे कॉमन पॉइंट हैं। यहाँ पॉइंट लें, दोनों लाइंस पे हैं, यहाँ पॉइंट लें, दोनों पर है, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, है ना। तो अपने पास इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे, अनंत उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, अनंत हल, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फर्स्ट 2 रेशियो हैं, पहले 2 अनुपात हैं वो तो इक्वल हैं, लेकिन थर्ड है वो उनके इक्वल नहीं है, तब समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब लाइन पैरेलल हैं तो उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो एनी सॉल्यूशन। तो ये मेथड होता है, जो भी अपने को पेयर दिया गया होगा उस पेयर से हम क्या करेंगे, A1, A2, B1, B2, C1, C2 इनकी वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये 3 रेशियो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। इन 3 अनुपातों का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि ऐसा है तो ये कंडीशन हो जाएगी, ऐसा है तो ये कंडीशन हो जाएगी, ऐसा है तो ये कंडीशन हो जाएगी। यानी क्वेश्चन में अपने से जो बात पूछी गई होगी, यदि लाइंस के बारे में पूछा गया है, रेखाओं के बारे में पूछा गया तो इनमें से देख के बता देंगे, और यदि उसके सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है तो इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो वहाँ पे लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि किस टाइप का उसका हल है वो विद्यमान है। अब देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। x - 2y = 0 है, 3x + 4y - 20 = 0 है, ठीक है। अब हम इसमें दोनों बातें बताएंगे कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो किस टाइप की लाइन मिलेंगी और इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा। दोनों बातें हम इसके अंदर देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें एक ध्यान देना है, इक्वल का जो साइन है उसके बाद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी इसमें ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, जो c की वैल्यू होती है, या तो दोनों ही इक्वेशन में ये बराबर के चिन्ह से पहले हो, या फिर ये दोनों ही इक्वेशन में इक्वल के साइन के बाद हो। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि एक इक्वेशन में तो इक्वल से पहले है और एक इक्वेशन में इक्वल के बाद है। c की जो वैल्यू है या तो दोनों में ही पहले होगी या दोनों में ही बाद में होगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम A1/A2 निकाल लेते हैं। यहाँ देखो
x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो a1 की वैल्यू 1 है। और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो a2 की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है ना, x का जो गुणांक है वही तो है a1 a2, पहले समीकरण से a1, दूसरे समीकरण से a2। अब 1/3 है, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं होगा ना, तो चलो छोड़ दो इसको, b1/b2 पे आ जाओ। b1 y का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट है -2 अपॉन b2, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, 4। अब देखो ये आगे सोल्व होगा तो -2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, सोल्व कर लिया हमने इसको आगे। इसके बाद है c1/c2। देखो यहाँ इस इक्वेशन में कांस्टेंट है क्या, नहीं है, यानी वैल्यू क्या है, 0। अपॉन में c2, यहाँ c2 की वैल्यू कितनी है, -20। अब 0 को क्या करना है, -20 से डिवाइड करना है, 0 में -20 का भाग है तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखो पहले ये देख लो कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल हैं क्या, बस ये देख लो एक बार के लिए। c1/c2 की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको देखो कि a1/a2 और b1/b2 कैसा है। तो 1/3 और ये माइनस का 1/2 इक्वल है कि नहीं है, नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अब यदि हमें लाइंस के बारे में पूछा जाए, रेखाओं के बारे में पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई ना, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, तो लिख देंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, है ना, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और यदि हमें इसमें सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया होता, हल के बारे में पूछा गया होता, तो क्या होगा, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। तो जैसा भी अपने से इसमें क्वेश्चन पूछा जाए वैसे ही हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो ये था वो अपना मेथड जिससे हम बिना कोई ग्राफ बनाए रेखाएं कैसी होंगी, सॉल्यूशन कैसा होगा, लाइंस कैसी होंगी, इन सब के बारे में हम बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें अपने को 2 पार्ट दे रखे हैं और जो निर्देश है वो क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, चलो एक बार के लिए हम पहले सॉल्यूशन की बात और कर लेते हैं। अब देखो हम युग्म के हल की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर की बात कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपने पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो तो है ग्राफिकल मेथड, और सेकंड जो है वो है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड है, इसमें 3 टाइप्स हैं। ठीक है, आलेखी विधि, बीजगणितीय विधि। अब ये जो बीजगणितीय विधि है इसके 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। विलोपन है एलिमिनेशन मेथड। सेकंड है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो थर्ड है वो है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो एक मेथड तो ये हो गया और 3 ये हो गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अपना पेयर होगा, जो युग्म होगा, उसको सोल्व करने के लिए अपने पास कितने मेथड होंगे? 4 मेथड होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? ग्राफिकल मेथड लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। यहाँ जो अपने को दे रखा है वो एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है ना। पहले हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इससे क्या करेंगे, जो अपना पेयर होगा उसको बनाएंगे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बात करें इन इंग्लिश तो देखिए ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसको आप अच्छे से रीड कीजिए, थोड़ा सा समझिए और उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। लेते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। अब इसमें देखो क्या है, क्लास 10th के स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की बात कर रहा है। बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जो बात अपने से क्वेश्चन के अंदर पूछी जाए वहीं अपने क्या होगा, वेरिएबल का काम करेगा, चर राशि का काम करेगा। तो यहाँ अपने से लड़के और लड़कियों की संख्या पूछी गई है। वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। एक को हम x बोल देते हैं और एक को हमें y बोल देते हैं। माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल x, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल y। अब अपने को क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशन दे रखी होंगी। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड कंडीशन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। अब स्टूडेंट में तो बॉयज़ भी होते हैं और गर्ल्स भी होती हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है ना। तो x प्लस वाई, ये तो होंगे ना टोटल स्टूडेंट। और कितने बताया है? 10 बता रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 10। क्लास 10th में जो टोटल स्टूडेंट हैं वो 10 दिए हैं क्वेश्चन के अंदर। हमने बॉयज़ को कहा है x, गर्ल्स को हमने माना है y, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? x प्लस वाई हो गए। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 10। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब देखो सेकंड कंडीशन, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है? 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये बता रहा है। तो देखो लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? y है। नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या क्या है? x है। अब इसमें ज़्यादा कौन है? विच इज़ ग्रेटर? y। हमें इन दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है। अब दोनों को इक्वल करना है तो सीधी सी बात है, जो कम है उसको ऐड करेंगे। हमें इन दोनों को क्या करना है? इक्वल। तो जो इन दोनों में जो कम है उसमें ऐड कर दो। तो कम कौन है? x। तो x में क्या कर दो? प्लस कर दो। कितना करें? जितने का डिफरेंस है, जितने का अंतर है। और कितना अधिक बता रहा है? तो y इक्वल x प्लस 4। इसको हम क्या बोल देते हैं? इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया? एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। अपना क्वेश्चन यहीं से भी स्टार्ट हो सकता है कि अपने को इक्वेशन दे दे और कह देगा कि इसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व कीजिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। या फिर इस टाइप की हमें एक वर्ड प्रॉब्लम देगा, उसको पहले हमें एल्जेब्रिक
मैथ अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा और फिर उसको हमें ग्राफिक मेथड से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है वो दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। हमने इसको कर लिया तो ये तो अपने आप ही कवर हो जाएगा इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। इसके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा डिटेल से बताया था, तो पहले हम इसमें टेबल तैयार कर लेते हैं, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या करो, या तो x की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लो। अपने फिक्स कर लेते हैं कि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x इक्वल क्या बन जाएगा, tan माइनस y बन जाएगा ना। अभी हम इसमें एक टेबल बना लेते हैं, बॉक्स के अंदर x और y की वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ x आ जाएगा और यहाँ y आ जाएगा। यही वर्क हमें किसके लिए करना है, अब देखो समीकरण 2 के लिए भी हमें ये काम करना है। फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल x प्लस 4, ठीक है। इसको इसी फॉर्म में रख लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें क्या करना है, वहाँ से या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसी भी एक फॉर्म में हम उसको लिख लेंगे। यहाँ x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं इसकी, यहाँ y की कोई भी वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, -1 -2, हम बिल्कुल फ्री हैं, अपनी मर्जी चलेगी यहाँ पे, ठीक है। बस क्या करना है, वो पॉइंट हमें लेफ्ट करने हैं, स्किप करने हैं। हमें उन पॉइंट्स को छोड़ देना है जो डेसिमल में मिले, दशमलव में मिले, फ्रैक्शन में मिले या बिन में मिले, उनको छोड़ देना है। हाँ, अपनी मजबूरी हो जाए कि हमने तमाम कोशिश कर ली फिर भी हमें क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन मिल रही है, भिन्न मिल रही है, तब तो हमें उसको लेना पड़ेगा। बाकी हमें क्या करना है, स्किप करना है। चलो मैं यहाँ y2 रख के देखता हूँ। अब देखो यदि हम इसको सीधा ही कैलकुलेट कर सकते हैं तब तो हमें किसी रफ वर्क की आवश्यकता नहीं है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप रफ पेज पे इसको कैलकुलेट कर लो कि मैंने y की वैल्यू 2 रखी है, तो x इक्वल क्या बन गया, 10 - 2, और 10 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम उसको रफली कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हमें सही काम करना है, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। मैंने 4 रख दिया तो ये 10 - 4 बन जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मैंने रख दिया 5, तो 10 - 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मैं रखूँगा y इक्वल 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हैं वो आस पास हैं एक दूसरे के, है ना, दोनों एक दूसरे के पास पास है ना, इनको ले लो। यहाँ 2 में 8 में थोड़ा सा डिफरेंस हमें ज़्यादा लग रहा है तो उसको छोड़ दो। लेने को हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको ले लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इजीली हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। चलो तो हम y की वैल्यू लेते हैं 4, y की वैल्यू हम लेते हैं 4, तो 10 - 4 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर हमने लिया कि y इक्वल क्या है, 5 है, y इक्वल 5 है तो x की वैल्यू क्या है, 5 है। क्लियर। चलो अब यहाँ देखो हम रखते हैं x इक्वल 0, ठीक है। यहाँ देखो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा, तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करके देखते हैं, तो 0 रखते क्या बन जाएगा, 0 + 4 यानी 4, तो x हमने 0 रखा तो y क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ रख के देखता हूँ x इक्वल 2, मैंने x की वैल्यू 2 रख दी तो y की वैल्यू क्या बन गई, 2 + 4 6 बन गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ खींचेंगे अब इसका। तो ये अपना ग्राफ पेपर है। अब क्या करना है, इस पे ये अपने को x एक्सिस और y एक्सिस लेनी है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस, x अक्ष,
और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष। इस कॉर्नर में स्केल लेंगे, ठीक है। जनरली हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं उनमें अपना जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट चल जाता है। फिर भी कोई अपवाद स्वरूप एक आध क्वेश्चन हमें मिल जाए तो वहाँ हम इस पैमाने को, इस स्केल को चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो अपनी टेबल है इस पे आ जाओ एक बार, ठीक है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 6 4, x की वैल्यू 6। देखो यहाँ पे x 6 है ना, इस लाइन पर चाहे मैं ऊपर जाऊँ चाहे नीचे आऊँ, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। y की वैल्यू क्या है, 4, ये रहा y इक्वल 4। लेफ़्ट राइट किधर भी जाएं y की वैल्यू क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। अब ये लाइन और ये लाइन जहाँ काटेंगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, वो अपना पॉइंट 6 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं कल आपको अच्छे से बता चुका हूँ और 8वीं क्लास और 9वीं क्लास में भी हम ये बात पढ़ चुके हैं। तो देखो ये अपना पॉइंट है वो क्या हो गया, 6 4 हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, 5 5, ये 5 और ये 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, स्केल से मिलाते हुए हमें एक रेखा खींचनी है। दोनों पॉइंट्स को स्केल से जॉइन करवा देते हैं। तो देखिए हमने दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, जॉइन करवा दिया। अब सेकंड टेबल पे आ जाओ। पॉइंट है अपना 0 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया अपना। फिर है 2 6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6, ये पॉइंट होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, जॉइन करवा देना है। तो ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन खींच दी, ठीक है। थोड़ी हमें ये लाइन हैं उनको लंबा लेना है, ठीक है ना। अब देखो दोनों लाइन है वो कैसी हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइन, इस पॉइंट पे। अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे। अब यहाँ से x एक्सिस पे आ जाओ परपेंडिकुलरली, बिल्कुल लंबवत। x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, 3 पे। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 है। इधर से लेफ़्ट चलते हैं तो y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, 7 पे। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 7 है। तो इस प्रकार से अपना ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, 3 7 हो गया, ठीक है। अब या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या पैरेलल लाइन होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं या फिर संपाती रेखाएं। अब इस ग्राफ को देखकर इसके बारे में हमें लिखना है कि पॉइंट क्या है जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं या हमें किस प्रकार की लाइंस मिली हैं। चाहे तो हम यहाँ लिख दें ये बात और चाहे हम इस बात को यहाँ लिख दें, ग्राफ पेपर पे लिखो, चाहे ये जो हमने टेबल बनाई है यहाँ पर लिखो, लिखना ज़रूर है। क्या लिखना है, ग्राफ से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, क्या देखने को मिल रहा है अपने को ग्राफ में कि दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट 37 पे इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 3 और y की वैल्यू क्या है, 7। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट both lines are intersecting each other at point 37. So x equal 3, y equal 7, ठीक है।
तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट आपके सामने है। इंग्लिश वर्जन इधर है और हिंदी वर्जन यहाँ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य। कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक कलम का मूल्य बताना है, ठीक है। तो एक को x बोल देंगे और एक को y बोल देंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य ₹x, एक पेन का मूल्य ₹y, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊं कि जैसे मैंने अभी इसका फर्स्ट पार्ट किया है ना, फर्स्ट पार्ट में हमें x और y की वैल्यू मिली 3 और 7। अब क्या क्वेश्चन में हमसे x और y की वैल्यू पूछी गई थी? नहीं, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़के और लड़कियों की संख्या। तो वो एक लाइन और लिख देंगे, ठीक है ना। अतः लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है, ठीक है ना। यहाँ जाके अपना जो आंसर है वो एकदम से 100% कंप्लीट होगा। यदि सिर्फ इक्वेशन दे रखी होती तो यहाँ तक सफिशिएंट था, ठीक है ना। तो इस बात का हमें और ध्यान देना है। लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ₹x, कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल ₹y। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, 5 है पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x है, तो 5 पेंसिल की क्या हो जाएगी? 5x। एक पेन की कॉस्ट y है, ठीक है। और पेन है कितने, कलम है कितनी? 7 है, ठीक है ना। पेन कलम है ये 7y। टोटल प्लस आ जाएगा। क्वेश्चन में कितनी बताई है? 50। बन गई क्वेश्चन 1। यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। सेकेंड कंडीशन देखो, 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल 5 पेन, 7x + 5y नहीं हो जाएगा क्या? कितनी है टोटल कॉस्ट? 46। 16 आगे होंगी नहीं, ठीक है ना। ये क्या हो गई? इक्वेशन 2 हो गई। अब वही काम करना बस अपना, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ से देखो x की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 50 - 7y/5। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 46 - 5y/7। अब टेबल बना लो यहाँ पे। अब इसमें हम y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? x की, ठीक है। y = 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 बन जाएगा। तो 50 - 0 50, और 50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का भाग लगाएंगे 50 में, तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। आपको लगता है कि 10 है वो बड़ी संख्या, तो छोड़ दो इसको, आगे चलो 1 रख दो। 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 7। 50 में से 7 माइनस होगा, 43 आएगा, और 43 है वो 5 से डिवाइड नहीं होता, तो छोड़ दो इसको, मत लो, ठीक है। 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। 5 लेके देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 सब पे हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो डेसिमल मिलेगी, फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, तो उसको छोड़ दो, 5 रख दो। y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 × 7 35। 50 में से 35 माइनस कर दो भाई, 7 पंजो 35, 35 को 50 में से माइनस कर देंगे 15, और 15 में 5 का भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब
6 लेंगे नहीं होगा, 7 लेंगे नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 पे नहीं मिलेगी, 10 पे मिलेगी। तो y की वैल्यू 10 हो गई। ये थोड़ी सी लेंदी हो गई, तो माइनस में आ जाओ, नेगेटिव वैल्यू ले लो, ठीक है ना। तो नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं -1, y की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 57। 57 है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर हम इसमें -2, -3, -4 रख के देखेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू रख के देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम यहाँ पे लेते हैं 0 ले लेते हैं y, ठीक है ना। y हमने 0 लिया तो x की जो वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, 10 आ रही थी। ऐसे ही हम इस टेबल को फुलफ़िल करते हैं। यहाँ हम y की वैल्यू 3 रखते हैं, y का मान 3 रख दो, ठीक है, 15 हो जाएगा ये। और 46 में से 15 माइनस कर दो, 21 नहीं 15 5 y की वैल्यू 5 ले लो, y की वैल्यू 5 ले ली तो ये बन जाएगा 25। और 46 में से 25 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। 21 है वो 7 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके अंदर y की वैल्यू -2 रख के देखो, -2, तो -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 5 को 2 से गुणा कर देंगे 10, और 10 और 46 56, 56 में 7 का भाग 8 बार, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है अपना 3, 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये पॉइंट बनेगा। सेकंड अपना जो पॉइंट है वो है 10, 0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट होगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करा देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। ये अपनी लाइन आ गई। अब देखो सेकंड टेबल पे आ जाओ, 3, 5, तो 3, 5 तो ये है ही। सेकंड पॉइंट है 8 - 2, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, ये पॉइंट होगा 8 - 2। अब इन दोनों को ज्वाइन करवाते हुए लाइन, ये हमने इसमें लाइन ड्रॉ कर दी। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब ये पॉइंट कौन सा है, 3, 5 है, 3, 5 पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस बात को या तो हम यहाँ लिखेंगे या इस बात को हम यहाँ लिखेंगे। ग्राफ से स्पष्ट है कि, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की 5 हो जाएगी। अब हमें x और y की 3 वैल्यू बतानी है, हमें तो ये बताना है। तो लिख देंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपये और एक कलम का मूल्य है 5 रुपये। इट इज़ क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट 35, x = 3, y = 5। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन = 5 रुपीज़, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।